Hello everyone, how's going everything? I hope all things are going smoothly and you all are fine and enjoying your study at your home. Student, today we are going to start very fresh topic. It means second portion of optics, that is wave optics. Even we have done first portion of this chapter, ray optics, or we can also say that is geometrical optics, in which we have done all type of illustration and theories. After completion of that particular chapter, I have sent a sheet which containing some important question, some illustrations. I hope you all have I hope you all have done that sheet also. Today our main objective is that we are going to discuss about the nature of light, how many type of nature of light has, and then we will discuss some phenomena, some property that we already has been discussed about the light, like reflection of light, refraction of light, etc. We will discuss again on the basis of very new picture of light. So let us start wave optics. Wave optics. And in wave optics, especially in wave optics, we are going to discuss about the nature of light. Nature of light. और नेचर ऑफ लाइट को बताने के लिए दो साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग थियरीज दिया। पहला जो थियरी थी नेचर ऑफ लाइट के लिए, वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती थी। उसको सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, वो लगभग 1675 के आसपास ये थियरी आई। इन 1675 सर आइजैक Newton gave the theory, corpuscular theory. और इसी टाइम में लगभग 2-3 साल के फर्क में एक और थियरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, उसको दिया था डच साइंटिस्ट क्रिस्टियन हाइगेंस ने। वो भी लगभग इसी टाइम पे थी, 1675-78 के आसपास। डच साइंटिस्ट थे क्रिस्टियन हाइगेंस। इनकी जो थियरी थी वो वेव थियरी थी, वेव नेचर को एक्सप्लेन करती थी, वेव थियरी ऑफ लाइट। तो ये दो थियरी हमको बेसिकली पढ़नी है और दोनों एक ही टाइम पर थी और दोनों एक दूसरे के अपोजिट बातें कह रहे थे। क्योंकि न्यूटन उस दौर के उनकी एक वैल्यू थी फिजिक्स में, फिजिक्स की दुनिया में समझे कि सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, तो इनकी भी थियरी मानी जाती थी और हाइगेंस की भी थियरी को मानने वाले लोग थे दोनों, और दोनों थियरी मानने वाले लोग थे। और दोनों में एक पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट था, दोनों की अलग बातें थी, एक पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट भी था। और वो डिस्प्यूट जाके सॉल्व हुआ 1850 के आसपास। तब तक दोनों थियरी मानी जाती थी, दोनों को अलग अलग ऑब्जेक्टिव के थ्रू समझा भी जाता था। लेकिन 1850 में जब एक कुछ क्लेरिफिकेशन हुए तो एक थियरी को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ कि नहीं, ये तो सारी बातें ऐसे ही हैं। फिर लगभग 19वीं सेंचुरी तक आते आते फिर से उस थियरी के कुछ एविडेंसेस मिले, कुछ साक्ष्य मिले, और फिर से उसके बाद ये हुआ कि नहीं, लाइट की लिए जो दोनों थियरी थी वो दोनों कंसिडरेबल है और दोनों नेचर की लाइट होती है, जिसको हम लोग डुअल नेचर पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कुछ इन थियरी के। जो कार्पस्कुलर थियरी थी,
जिसके बिहाफ पर एक बुक भी पब्लिश हुई थी जिसको ऑप्टिक्स कहते हैं, न्यूटन ने ही पब्लिश कराई थी। उसके कुछ एक पॉइंट थे। पॉइंट ये था कि जो सोर्स ऑफ, कोई सा भी सोर्स ऑफ लाइट होगा, वो सोर्स ऑफ लाइट पार्टिकल जनरेट करता है जो कि लाइट के पार्टिकल होते हैं, जिनको कार्पसल्स कहा गया और या पार्टिकल कहा गया। और ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, इनका कोई मास नहीं होता है, मासलेस होते हैं और रिजिड होते हैं। पहली बात ये कहेगी कि सोर्स, एनी सोर्स ऑफ लाइट, जो भी सोर्स रहेगा लाइट का, प्रोड्यूसेस पार्टिकल ऑफ लाइट और ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, विच आर टिनी पार्टिकल कह सकते हैं, टिनी पार्टिकल ऑफ लाइट है, टिनी पार्टिकल ऑफ लाइट होते हैं। और इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, आर कॉल्ड कार्पास्कल, जिसको न्यूटन ने क्या कहा, ये कार्पास्कल है। और क्या है इसके बारे में कि ये विच आर रिजिड हैं, मासलेस हैं, इनका कोई मास नहीं है, रिजिड है, मासलेस हैं और इलास्टिक बॉडी है, परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक से ये था कि अगर वो कोलाइड करते हैं तो उनका कोलिजन इलास्टिक होगा, एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं। इस सेंस में कहा कि इस तरह से कोई सोर्स ऑफ लाइट ऐसे पार्टिकल को जनरेट करता है और ये पार्टिकल क्या होते हैं, मूव करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और उन्हीं की वजह से क्या होता है, लाइट प्रोपेगेट करती है। कुछ एक फिनोमिना जो लाइट का होता है जैसे रिफ्लेक्शन, उन्होंने कहा कि क्योंकि लाइट के पार्टिकल जो हैं वो परफेक्टली इलास्टिक हैं, तो जब किसी स्मूथ सरफेस से वो टकराएंगे तो उनका कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। और इलास्टिक कोलिजन होगा तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा नहीं, वो क्या होगा, सेम एनर्जी से वापस जाएगा। तो इस बिहाफ पे उन्होंने कहा कि इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। मतलब कोई सरफेस, स्मूथ सरफेस अगर हुआ तो अगर लाइट उस पर इंसिडेंट हुई, मतलब क्या हुआ, वो पार्टिकल के फॉर्म में इंसिडेंट हुई। ये बहुत सारे पार्टिकल आए और यहाँ पर सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि ये इलास्टिक पार्टिकल हैं तो टकराने के बाद क्या होगा, इनका कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, वो टकराने के बाद फिर से वापस जाएंगे। और इस बिहाफ पे उन्होंने क्या कहा कि इस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तीसरी बात, रिफ्रैक्शन में उन्होंने कहा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज होनी चाहिए। और यहाँ पे जो बात थी वो सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन का मैटर बनी। इन्होंने कहा कि क्योंकि लाइट के जो पार्टिकल होते हैं, अगर कोई मीडियम जिसमें पार्टिकल हैं, डेंसर मीडियम है, तो उससे इंटरेक्ट करते हैं। या इन्होंने कहा कि जो लाइट के पार्टिकल होते हैं वो मीडियम के पार्टिकल से इंटरेक्ट होते हैं बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर किसी मीडियम में डेंसिटी ज़्यादा होगी पार्टिकल की, तो मतलब डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। इस थियरी के अकॉर्डिंग कहा कि मान लो कोई इंटरफेस है और इंटरफेस में एक तरफ रेयर मीडियम है, एक तरफ डेंसर मीडियम है, तो जब कोई लाइट के पार्टिकल आएंगे तो मीडियम से इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करके क्या होगा कि उनकी स्पीड उस मीडियम में बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए, कोई सरफेस की बात हम करते हैं और सरफेस में हम पाते हैं कि जो ऊपर के पार्टिकल होते हैं उस पर तो एक सरफेस के पार्टिकल, जो ऊपर का मीडियम होता है उसमें पार्टिकल है नहीं, तो इनसाइड नेट फोर्स इंटरेक्ट होगा। और यहां सपोज एक पार्टिकल है तो इस पर ज्यादा फोर्स क्या होंगे, इधर ही लगेंगे। इस सेंस में उन्होंने कहा कि
जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, एक रिजल्टेंट फोर्स है, उसके सेंस में एक तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी डेंसर मीडियम में, दूसरे वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी इस तरह से, और इस तरह से लाइट का बिहेवियर होता है। बाकी सारे फिनोमेना भी इसी पार्टिकल नेचर को लेकर न्यूटन ने एक्सप्लेन किया। हाइगेंस का मानना था कि लाइट पार्टिकल नेचर की नहीं है। हाइगेंस ने कहा कि नहीं, लाइट जो है वो मटेरियल वेव की जैसे बिहेव करती है। लाइट इज ए मटेरियल वेव। इन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल नेचर की नहीं है, लाइट मटेरियल वेव है। मटेरियल वेव वो होती है जिसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो, जैसे रोप में जो वेव प्रोड्यूस हो, वाटर में जो वेव प्रोड्यूस हो, साउंड वेव, ये सारी क्या है, मटेरियल वेव है। अब जब ये मटेरियल वेव है तो ये हुआ कि अगर लाइट मटेरियल वेव है तो सन से लेकर यहाँ तक तो वैक्यूम है बहुत सारी जगह पर, वहाँ पे लाइट कैसे ट्रेवल कर जाती है? तो उन्होंने कहा कि वैक्यूम एक्चुअली है नहीं। उन्होंने कहा एक हाइपोथेटिकल एक मीडियम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कहा कि ये एक ईथर मीडियम है, हाइपोथेटिकल ईथर मीडियम। और कहा ये ऐसा मीडियम है जिसकी पहली बात तो डेंसिटी बहुत कम है, और दूसरी चीज क्योंकि ईथर मीडियम है और इलास्टिक है, मीडियम की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो कहा इस तरह से वो वेव नेचर की है। और कहा कि एज यूनिवर्स is covered by ethereal medium, एक इथेरियल मीडियम है, मतलब एक ईथर का मीडियम है, और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी डेंसिटी बहुत कम है और इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि लाइट ट्रेवल करेगी वेव के फॉर्म में। बाद में ये पता चला कि नहीं, ईथर मीडियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और फिर इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। लेकिन वेव नेचर को लेकर हाइगेंस ने लाइट के कुछ फिनोमिना तो एक्सप्लेन किए ही, साथ में जो वेव के फिनोमिना थे वो भी लाइट का एक्सप्लेन हुआ, जो कि पार्टिकल नेचर से नहीं हो सकता था। उसमें कुछ एक फिनोमिना था, जैसे एक तो ये था कि वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर ऑफ लाइट, ये सारी चीजें तो वेव नेचर से उन्होंने एक्सप्लेन किया ही। साथ में वेव के कुछ प्रॉपर्टी थी वो भी लाइट शो करती थी, उससे भी प्रूफ हुआ। उसमें जैसे एक था इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, एक बात हुई, हम लोग डिटेल में बात करेंगे इन सब फिनोमिना पे। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो ऐसे फिनोमिना थे जिसको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेसिकली वेव की प्रॉपर्टी पर या वेव के फिनोमिना हैं। लाइट से ये दोनों फिनोमिना का प्रूफ किया। इस सेंस में पार्टिकल नेचर क्या था, पार्टिकल नेचर का एक्सप्लेनेशन थोड़ा वीक हुआ। नहीं, वेव नेचर ज्यादा कंसीडरेबल है, वेव नेचर डोमिनेट करने लगा पार्टिकल नेचर को। और फाइनली क्योंकि ये वेव है और वेव की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ वेव v इक्वल टू होता है रूट ई बाई रो। ई है इलास्टिसिटी, ई को इलास्टिसिटी बोलते हैं, और रो डेंसिटी है। क्योंकि इन्होंने हाइपोथेटिकल जो मीडियम, एक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग या हाइपोथेटिकल मीडियम जिसको ईथर मीडियम या इथेरियल मीडियम कहा था,
उसकी एक प्रॉपर्टी इन्होंने बताई थी कि उसकी डेंसिटी बहुत कम है और इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्पीड, लाइट की स्पीड जो यहाँ से वहाँ तक आती है वो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बातें ठीक थी। लेकिन वहीं पर देखा जाए कि अगर डेंसर मीडियम में लाइट इंसिडेंट करती है तो डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर टू रेयरर मीडियम कम होनी चाहिए। ये एक कंट्राडिक्शन फैक्टर था, अकॉर्डिंग टू विच स्पीड ऑफ लाइट in denser medium is smaller than speed of light in rarer medium। अगर वेव नेचर की है तो वेव की जो स्पीड होती है √E/ρ, वेयर ρ इज डेंसिटी, अगर डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होनी चाहिए। इस थियरी के अकॉर्डिंग अगर लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी तो इसकी स्पीड घटेगी, और स्पीड घटने के सेंस में क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। न्यूटन का ये मानना था कि नहीं, क्योंकि डेंसर मीडियम में ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो वो लाइट के पार्टिकल को ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा होगी और इस सेंस में क्या करेगी, वो इंटरेक्ट होगी। तो ये मेन फैक्टर था स्पीड ऑफ लाइट को लेकर। और ये क्योंकि दोनों अलग अलग के कंसेप्ट पर काम कर रहे थे, एक ही चीज़ को अलग अलग तरह बताने की कोशिश कर रहे थे, दोनों को मानने वाले लोग थे। लेकिन एक कंट्राडिक्शन सॉल्व हुआ 1850 में। 1850 में एक साइंटिस्ट था फोकॉल्ट, फोको कहा जाता है इसको। उसने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जिससे स्पीड ऑफ लाइट डिटरमिन की जा सकती थी, कैलकुलेट की जा सकती थी, और उसने डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जब निकाला तो ये पाया कि जो स्पीड ऑफ, एक्सपेरिमेंटली इसने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम जो होती है ये हमेशा कम होती है कंपेयर टू दैट स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। इस एक एविडेंस के बाद, इस एक प्रूफ के बाद कॉर्पस्कुलर थियरी को एक सेटबैक मिला कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि सारा एक्सप्लेनेशन इस बिहाफ पर आपने किया था और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में कम हो जाती है। इसका मतलब जो कुछ हाइगेंस कह रहे हैं वो ज़्यादा ठीक है। डिस्पाइट दीज ऑल थिंग, न्यूटन को मानने वाले लोग भी काफ़ी थे, क्योंकि न्यूटन की अपनी एक रेपुटेशन थी फिजिक्स की दुनिया में। और यहां पर जाके सारी चीजें न्यूटन की खत्म नहीं हुई। 19वीं सेंचुरी के आसपास जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने किया तो ये पाया गया कि न्यूटन की बातें भी काफी हद तक ठीक हैं या ठीक हैं। और फिर उसके बाद कंक्लूजन दिया गया कि नहीं, लाइट का दोनों नेचर पॉसिबल है और दोनों नेचर होता है, और दोनों का एक्सप्लेनेशन हुआ वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कि वेव नेचर से बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे। तो इसलिए दोनों कंसिडरेबल है और हमको भी कुछ इसी तरह से पढ़ना है। एक तो ये है कि क्योंकि वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है हमको, तो लाइट का वेव नेचर हमको सीखना है कि भाई वेव नेचर है तो किस तरह से वेव है, कैसी वेव है, और इस वेव से फिर लाइट कैसे प्रोपगेट होगी, लाइट के फिनोमिना जो हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म का जो इफेक्ट हमने पढ़ा, इंटरफियरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये सारा चीज हमको सीखना है। और फाइनली क्योंकि ईथर मीडियम कोई मीडियम है नहीं, उसमें एक चीज और हम लोग बाद में जोड़ेंगे कि लाइट का जो वेव तो है श्योर, वेव में भी वो ट्रांसवर्स नेचर की है एक फिनोमिना, और हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट।
और फाइनली फिर जब ये वेव नेचर हम पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों नेचर है, तो उसमें से वेव नेचर के लिए हम लोग देखेंगे कि वेव नेचर में भी किस तरह का वेव नेचर है, आखिर कैसी वेव प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले वेव नेचर ऑफ लाइट से, कि वेव कैसी है, उसके कुछ एक टर्मिनोलॉजी होगी, किस तरह की वेव है, इन सब पे हम लोग डिस्कस करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। वेव थियरी ऑफ लाइट दिया किसने? डच साइंटिस्ट क्रिस्टियन हाइगन्स ने। हाइगन्स ने कहा कि जब कोई सोर्स ऑफ लाइट होता है तो वो वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव का तो कुछ एक पिक्चर हमारे दिमाग में बनता है कि कुछ ट्रफ क्रस्ट या रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन के टर्म पर वेव प्रोपेगेट होती है। इस दो सिस्टम को या दो कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं, इसलिए जब भी वेव की बात आती है तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों में से किसी एक तरह की वेव का पिक्चर जनरेट होता है। ये वेव फ्रंट एक नया कंसेप्ट लेके आए थे हाइगन्स। कहा कि जिस तरह से एक पानी में अगर हम कोई पत्थर का टुकड़ा फेंक दें तो उसमें जो वेव प्रोड्यूस होती है, आप देखते हैं कि कुछ रिंग्स बाहर ऐसे निकलती है और वो स्प्रेड होती जाती है। कहा वो वेव फ्रंट है। कहा इसी फॉर्म में कोई जो सोर्स ऑफ लाइट होगा वो भी ऐसे ही वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा और ये वेव फ्रंट ही आगे बढ़ता जाएगा। तो हम लोग पहले तो बात करते हैं कि वेव फ्रंट है क्या, अगर डिफरेंट शेप के सोर्स होंगे तो उनके वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, और फिर इस वेव फ्रंट को लेकर इस वेव फ्रंट का जो अब तक हमने पढ़ा है लाइट के लिए प्रोपगेशन की डायरेक्शन बताने के लिए रे पढ़ते हैं, रे और वेव फ्रंट से क्या रिलेशन होगा। तो ये सारा कुछ बहुत इंटरेस्टेड और लाइट का एक नया पिक्चर हम लोग देखेंगे आज से। तो पहले तो हम देखते हैं कि हाइगन्स थियरी क्या है। क्रिस्टियन हाइगन्स ने जो थियरी दिया उस हाइगन्स थियरी को हम लोग पढ़ते हैं। कहा कि कोई सोर्स ऑफ लाइट जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। तो पहले तो वेव फ्रंट समझ लो क्या है। कहा सपोज कहीं सोर्स ऑफ लाइट है तो वेव प्रोड्यूस किया उसने। कैसी वेव? मटेरियल वेव। मटेरियल वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पार्टिकल होते हैं उनको एनर्जी ट्रांसमिट करते हुए एक एंड से दूसरे एंड या एक प्लेन या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। कहा कि किसी टाइम पर एक प्लेन में या एक सरफेस जिसके हर पार्टिकल सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, उन पार्टिकल का अगर लोकस बना लोगे तो वो वेव फ्रंट होगा। कुछ नई बातें हैं। तो पहले तो वेव के लिए हम फेज क्या होता है देखो। इससे पहले हमको याद है कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है। तो वेव में किसी भी तरह की जो वेव का या मटेरियल वेव का एक जनरल इक्वेशन होता है, वो ये होता है कि मान लो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हम दिखाते हैं तो लिखते हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इस तरह से वेव का इक्वेशन लिखा जाता है, जहां पर ओमेगा टी प्लस के एक्स को हम क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। इवन अल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने फेज डिफरेंस पे भी बात किया था। तो उसने कहा कि किसी टाइम पर एक सरफेस के वो सारे पार्टिकल जो सेम फेज से ऑसिलेट कर रहे होते हैं, उनका अगर आप लोकस बना लोगे तो वो वेव फ्रंट होगा। यानी क्या है? लोकस ऑफ ए पार्टिकल इन अ स्पेस इन अ प्लेन विच आर ऑसिलेटिंग विद सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। फिर से सुन लो। सरफेस आर लोकस of the particle which are oscillating in same phase is called wave front। जैसे मान लो एक कोई छोटा बल्ब जल रहा है या पॉइंट साइज का कोई
सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे वेव क्या होगी, चारों तरफ फैल रही होंगी। एक सोर्स है तो ये क्या बनाएगा, वेव बनाएगा। तो इनके हिसाब से ये था कि वेव से कोई एक सर्टेन टाइम ले लेंगे, उस टाइम पे सारे पार्टिकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, सबका लोकस निकालेंगे, और वो सारे पार्टिकल का जो लोकस होगा वो वेव फ्रंट होगा। मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब वेव प्रोड्यूस होगा तो इससे सभी डायरेक्शन में इस तरह से वेव निकलेंगे। ऐसे ही वेव के बारे में इन्होंने एक बात और कही थी, क्योंकि जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन समझाना था, इन्होंने कहा कि जो ये लाइट की वेव है ना, उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है, तो इसलिए वो लगभग हमको सीधी लाइन में दिखती है ऐसी। तो ऐसे ही मान लो कोई सोर्स ऑफ लाइट है यहां पर, तो उससे कुछ ऐसे ही वेव निकलेंगी। मैं कुछ ही वेव बनाता हूं, ज़्यादा ऐसे। ऐसे निकलेंगी। तो कुछ पॉइंट का कि आप देखें कि जिसका मान लो एक टी टाइम पर एक पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट है जिसका फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स ही है, एक्स की कोई वैल्यू मान लो। तो कहा है कि वो सारे पार्टिकल का आप लोकस निकाल जाओ, और जब लोकस आप निकालोगे तो कुछ ऐसा एक स्फीयर आपको मिलेगा। कहा यही जो लोकस है यही वेव फ्रंट है। कहा किसी सोर्स से जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, किसी इंस्टेंट पर ऐसे सारे पार्टिकल का लोकस फाइंड आउट करो, या एक ऐसे सारे पार्टिकल का सरफेस फाइंड आउट करो जो सेम फेज से ऑसिलेट कर रहे हैं, वही उसका क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। जैसे थोड़ा सा आगे चल के हम देखेंगे तो कुछ यहाँ के सारे पार्टिकल का मान लो फेज बराबर है, तो ये सारे पार्टिकल वो हैं जो सेम फेज से ऑसिलेट हो रहे हैं ऐसे, इस तरह से। तो ये वेव फ्रंट है। इस तरह से अगर ट्यूबलाइट सिलिंड्रिकल जो होती है, ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसमें भी सारी वेव ऐसे निकलेगी, और अगर हम सारे पार्टिकल का लोकस फाइंड आउट करें जिनका फेज बराबर है, तो वो कुछ एक सिलेंडर के जैसा हमको मिलेगा। यानी अगर सोर्स ऑफ लाइट सिलिंड्रिकल, सोर्स ऑफ लाइट इस तरह से है, एक लाइन में है, तो उससे जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। मान लो कहीं दूर से सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आने का सेंस क्या है, पैरेलल बीम आ रही है या पैरेलल रेज आ रही है एक बीम के फॉर्म में, तो उसका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा। कहा वो मान लो ऐसे पैरेलल बीम आ रही है लाइट की, तो इसमें एक प्लेन एज्यूम करिए जहां के सारे पार्टिकल सेम फेज से ऑसिलेट हो रहे हैं, तो वो इस तरह से मिलेगा हमको, तो ये वेव फ्रंट हो जाएगा। कहा इसी वेव फ्रंट के टर्न पर ही क्या होता है, लाइट प्रोपगेट होती है। यानी कोई सोर्स ऑफ लाइट वेव फ्रंट जनरेट करता है और ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता है। किस तरह से आगे बढ़ता है देखो, मान लो किसी इंस्टेंट पर हमको वेव फ्रंट की पोजीशन देखनी है। वेव फ्रंट समझ में आया, एक लाइट किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के अराउंड एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा प्लेन जिसके हर पार्टिकल सेम फेज से ऑसिलेट कर रहे होते हैं, उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल विच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड इट्स वेव फ्रंट। तो अब ये वेव फ्रंट आगे कैसे जाता है उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। कहा कि मान लो
कोई सोर्स ऑफ लाइट है, क्या प्रोड्यूस करेगा? वेव प्रोड्यूस करेगा। और जब वेव प्रोड्यूस करेगा तो हम देखेंगे कि एक सारे पार्टिकल का लोकस हम निकाल लेंगे, वो क्या होगी? वेव फ्रंट होगी। मान लो ये पार्टिकल है, कहा कि अब ये जो पार्टिकल हैं, जो वेव फ्रंट है, उस पर जो सारे पार्टिकल हैं वो एनर्जी पा गए हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। कहा अभी वो एक सोर्स के जैसा काम करने लगे। सोर्स, इसको सेकेंडरी वेवलेट कहा गया। मतलब ये भी अभी वेव प्रोड्यूस करेंगे इसी तरह से, कुछ ऐसे। ऐसे ये भी क्या करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वेव फ्रंट बनाएंगे अपना इसे। कहा क्योंकि सोर्स तो ये है जिसने इस तरह की वेव प्रोड्यूस कर दी है, लेकिन यहां के जो पार्टिकल थे, जो जिनको हम वेव फ्रंट कहे, जिन पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी कि वो सेम फेज से ऑसिलेट कर रहे हैं, कहें कि क्योंकि ये भी ऑसिलेट करने लगे हैं, ये भी एक सोर्स के जैसा बिहेव करने लगे हैं, तो कहा ये सेकेंडरी वेवलेट हैं। इसका क्या नाम दिया उन्होंने? उसका नाम दिया सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट है ये। जिनको हम वेव फ्रंट कह रहे हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी अभी क्या है कि उनके सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब उनको एनर्जी मिल गई है, एक नए सोर्स की तरह से बिहेव करने लग रहे हैं। क्योंकि सोर्स तो ये है, इसलिए इसको क्या कहा गया? सेकेंडरी वेवलेट कहा गया। कहा कि अब इनसे भी ये इस तरह के वेव फ्रंट बनेंगे और एनर्जी प्रोपगेट होगी। कहा मान लो आपको किसी टाइम पर क्या चाहिए? वेव फ्रंट की लोकेशन जाननी है। तो क्योंकि ये वेव आगे बढ़ रही है, तो मानो कि उस मीडियम में लेट v बी द स्पीड ऑफ वेव इन दिस मीडियम। इस मीडियम में जो वेव की स्पीड है, मान लो कितना है? वो v है। तो किसी टाइम t में, एट एनी इंस्टेंट t, जो वेव इट कवर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? vt। कहा कि वहां से vt डिस्टेंस पे जाके आप आर्क बनाइए। यहां से मान लो vt डिस्टेंस एक ये है, ऐसे यहां से vt डिस्टेंस मान लो ये है, यहां से vt डिस्टेंस मान लो ये है, यहां से vt डिस्टेंस ये है, यहां से vt डिस्टेंस मान लो ये है। कहा कि यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? vt है। कहा यहां पे जाके vt डिस्टेंस का आर्क बना लीजिए ऐसे। ये कितनी डिस्टेंस है? vt। कहा ये जो आपने आर्क बनाए हैं, ये वेव यहां तक की डिस्टेंस कवर कर चुकी है, मतलब ये सारे पार्टिकल अभी ऑसिलेट कर रहे होंगे। कहा इनका एक कॉमन इन्वेलप बना लीजिए, क्योंकि वो सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होंगे और सेम फेज के भी होंगे, तो इसलिए नई वेव फ्रंट होगी, मतलब वेव फ्रंट की पोजीशन हो जाएगी। ये क्या है? कॉमन इन्वेलप जो आपने कंसीडर किया है। ये न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट है। ऑफ वेव फ्रंट है। कहा इसी सेंस में क्या होता है कि लाइट प्रोपेगेट करती है किसी मीडियम में। अब वहां के सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, अभी वो सेकेंडरी वेवलेट बन गया। फिर आगे जाएंगे, इस तरह से क्या होगा? लाइट का प्रोपगेशन होता रहेगा। अगर किसी सोर्स ऑफ लाइट से एक बहुत आगे डिस्टेंस पे हम जाएंगे और वहां पर एक छोटा पोर्शन लेंगे, तो लगभग वो प्लेन दिखेगा। बहुत आगे डिस्टेंस जाकर ये मिलेगा हमको, छोटा पोर्शन लोगे तो लगभग एक स्ट्रेट लाइन में वो सारे पार्टिकल मिलेंगे
जो ऑसिलेट कर रहे होंगे और इनका अगर कॉमन इनवेलप बनाओगे तो वो एक स्टेट या एक प्लेन बनेगा। तो हम कहेंगे ये प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट की सिचुएशन क्या है कि सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर से हो, तो आप देखो ये स्फीयर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक सिचुएशन आएगी कि छोटा पोर्शन हमको ऑलमोस्ट कैसा दिखेगा, प्लेन दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन वेव फ्रंट कहेंगे। तो हाइगन्स ने कहा कि भाई इस तरह से लाइट का प्रोपगेशन होता है, वेव फ्रंट के फॉर्म में होता है। अब क्योंकि न्यूटन का ये कहना था कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो इनसे पूछा गया कि भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो उन्होंने कहा कि जो ये वेव फ्रंट है उसमें इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। कहा कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट proportionate to half into 1 plus cos theta इस फॉर्म में है, where theta is the angle between perpendicular vector to the wave front and propagation of wave। थीटा जो है ये एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ propagation of wavelet and normal vector to the wavefront वेक्टर टू द wavefront होगा, नॉर्मल वेक्टर टू द वेव फ्रंट होगा। जैसे एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, वही वाला सिचुएशन है। मान लो कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, एक टाइम पर मान लो ये सारे पार्टिकल जो कि सेम फेज से ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो ये वेव फ्रंट हो जाएगा। और ये जब वेव फ्रंट हो जाएगा, ये सेकेंडरी वेवलेट के जैसा बिहेव करेगा। हम इससे वीटी डिस्टेंस पर जाके मान लो एक नई पोजीशन पार्टिकल की जान जाते हैं, एक नई पोजीशन वेव की जानते हैं यहां से। तो वेवलेट की जो डायरेक्शन आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है, यही तो मिल रही है, यही है वेवलेट की डायरेक्शन। और ये वेव फ्रंट है जिसके सारे पार्टिकल सेम ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसका नॉर्मल वेक्टर भी इधर आएगा और ये भी इधर आएगा। यानी यहाँ अगर बाहर वाला इन्वेलप लेते हैं, वो जैसे ये सारे पार्टिकल थे जिनका ये हमने आइडेंटिफाई किया यहाँ पर गए हैं, बाहर वाला इन्वेलप लेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, और इंटेंसिटी कितनी बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर, 1 के प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। हम सोचें कि नहीं, अगर हम ये वाला इन्वेलप की बात करें, अंदर वाले का, तो हम क्या पाएंगे, वेवलेट की डायरेक्शन तो ये है और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और इस इक्वेशन में अगर 180 रखोगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कहा कि इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इंटेंसिटी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, और इसलिए हम जो अंदर वाला इन्वेलप है उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। जैसे यहाँ वेव फ्रंट हमने ये माना, और इसके अंदर भी तो जैसे ये मान लो वेवलेट हो गई होगी, या ये वेवलेट है तो ये वेव फ्रंट होगा। इसके अंदर कहा इसको कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि वहाँ इंटेंसिटी तो 0 है इस इक्वेशन के हिसाब से। तो कहा इस सेंस में क्या हो रही है, लाइट का प्रोपगेशन हो रहा है किस फॉर्म में, वेव फ्रंट के फॉर्म में हो रहा है। यहां तक बातें क्लियर हुई। एक चीज और कहा कि ठीक है चलिए मानी जाती है ये बात, वेव फ्रंट के फॉर्म में होगी, लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा है प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक डायरेक्शन एज्यूम किया, उसको हम रे कहते आए हैं, जिसको रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा। कहा कि रेस कहाँ है यहाँ पर, तो उसने कहा कि वेव फ्रंट का
परपेंडिकुलर वेक्टर लीजिए जो कि आउटवर्ड हो, वही क्या होती है, रेस की डायरेक्शन होती है। जैसे ये एक वेव फ्रंट है, मान लो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल, कहा कि यहां पर रेस की डायरेक्शन ये है, यहां पर रेस की डायरेक्शन ये है, यहां पर रेस की डायरेक्शन ये है। या मान लो कि प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास है, इस तरह से ये प्लेन वेव फ्रंट है, ए बी मान लो एक प्लेन वेव फ्रंट है, तो इसमें रेस कहां होगी, इस वेव फ्रंट के नॉर्मल वेक्टर और आउटवर्ड कंसीडर करो, यानी ऐसे, तो ये रेज होंगी। कहा कि इस फॉर्म में लाइट का प्रोपगेशन होता है, इसलिए डेंसर मीडियम में उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कम होता है और इसमें ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक हम सब पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग अब वेव फ्रंट को लेकर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, लेंस, मिरर, इन सब पर किस तरह से वेव फ्रंट बनेंगे ये सब हम देखेंगे। और फिर उसके बाद कुछ एक फिनोमिना जो वेव रिप्रेजेंट करता है, वेव के फिनोमिना है, जैसे इंटरफियरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये सब भी हम लाइट को लेकर प्रूफ करेंगे, उनका एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक एक थ्योरेटिकल क्लास था। आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा। यहाँ तक सब लोग कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, कुछ एक फिनोमिना ऑफ लाइट जो कि हम वेव नेचर से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।